हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आए हो आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों, मिशन संभव में आपका स्वागत है। और आज का जीएसटी का रिवीजन टॉपिक हमारा होगा रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटर लेवल से आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बहुत यूज किया होगा और थ्योरेटिकल टॉपिक है। सो दोस्तों, यहाँ पे चलो रिवाइज करते हैं रजिस्ट्रेशन टॉपिक पर। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? तो मिशन संभव में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसका प्लेलिस्ट। बता अब हम लास्ट चैप्टर पे, इसके बाद तो एक ही चैप्टर बाकी है, सॉरी 2 चैप्टर बाकी है, इनवॉइस और रिटर्न, फिर जीएसटी का रिवीजन खत्म होने वाला है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ पे ये वीडियो आपने जरूर देखने का और लाइक करना और कमेंट देना मत भूलिएगा। उसके बाद में आपको ये जो रिवीजन मैंने ली है, ये चार्ट बुक के बेस पर रिवीजन ली है। इसका मतलब ये है कि ये चार्ट बुक जो आप अगर कर लोगे तो यस, आपका लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अमेंडमेंट के साथ समरी में कवर हो जाएंगे। लेकिन आपका एक सवाल होगा कि सर अमेंडमेंट्स हमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। तो यस, अमेंडमेंट लेक्चर मैंने अलग से लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो अमेंडमेंट लेक्चर करने के बाद अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, ये जो चार्ट की पीडीएफ है, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी और अमेंडमेंट की नोट्स भी उसमें मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको चार्ट की पीडीएफ या फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, जिसका बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और चलिए, आपका ये रिविजन हम स्टार्ट कर देंगे। और आगे बढ़ने के पहले लाइक कर दो भाई साहब, क्योंकि ये रिवीजन अच्छी होने वाली है। क्योंकि अभी तक की आपने सारी रिवीजन देखी है, तो देर किस बात की, फटाफट लाइक करो और रिवीजन होने के बाद अपनी कमेंट जरूर देना। वही मेरा यहाँ पे मोटिवेशन है और वही आपकी तरफ से ये रिवीजन अगर आपको ये अच्छी लगी तो आपको गुरु दक्षिणा कह दो। ओके, तो आपको अपनी कमेंट जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, और एक बात कह दूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी एक यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दी है। इवन दो आप आपके बैच के लिए रजिस्टर्ड होगे मेरे पास, पर ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये आईडीटी का ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है मेरा। इसमें एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मुझे देना है, बहुत सारी छोटी छोटी केसेस में डिस्कस करूँगा, तो वो सब इस टेलीग्राम लिंक में आपको मिलेगा। तो वो टेलीग्राम लिंक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं और हमारी रिविजन स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए, तो अब रिवाइज कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन टॉपिक। इसमें पहले तो 3 मेन सेक्शन है, सेक्शन 22, सेक्शन 23 और 24। ये आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब कब तक आपको थ्रेशोल्ड मिलेगा, कब रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, और कब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए, तो एक तरह से ये तीनों सेक्शन में आपको गाइडेंस मिल जाता है रजिस्ट्रेशन कब करना है और कब नहीं करना है। उसके बाद में सेक्शन 24 आपको गाइड करता है कि प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी प्रोसीजर सेक्शन 25 में दी है। उसके बाद में सेक्शन 26, 27 को स्पेशल केसेस जैसे डीम रजिस्ट्रेशन, सीटीपी और एनआरटीपी ये कवर कर लेता है। अब आगे के 3 सेक्शन यानी 28, ये अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया और करने के बाद अगर उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी तो क्या प्रोविजन आपको करनी पड़ेगी। 29 किया हुआ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन कब कब होता है। और सेक्शन 30 अगर हम देखें तो रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ सेक्शन 22 से लेके तो सेक्शन 30 तक। 22 कहता है हर सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर नीचे दी गई लिमिट्स क्रॉस कर देगा। वैसे तो जनरल लिमिट 20 लाख है, लेकिन थ्रेशोल्ड बाय नोटिफिकेशन उन्होंने अलग अलग किए हुए हैं। अगर 4 स्टेट होगा तो आपका गुड्स सप्लाई, गुड्स हो या सर्विस हो या सर्विस प्लस गुड्स हो, किसी भी टाइप का सप्लाई होगा तो आपका थ्रेशोल्ड 10 लाख रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं, एक स्टेट्स, उसके बाद में एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस और सर्विस प्लस गुड्स। तो यहाँ पे अगर ये 4 स्टेट हो गए, कौन से स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो 10 लाख का ही लिमिट है, इसके बियॉन्ड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। कैसे आपने याद रखना है? तो इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है, पॉज करके लिख लेना। त्रिमणि वाला नाग मुझे दिखा, चलो बोलो क्या? त्रिमणि वाला नाग मुझे दिखा। त्रि मतलब त्रिपुरा, मणि मतलब मणिपुर, नाग मतलब नागालैंड, मुझे मतलब मिजोरम, मुझे दिखा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्टेट में 20 लाख के ऊपर
चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक्सक्लूसिवली गुड्स हो, एक्सक्लूसिवली सर्विस हो या सर्विस प्लस गुड्स हो, आपको 20 के ऊपर नहीं मिलेगा। पौंडीचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम 20 लैक्स का लिमिट दिया हुआ है। इसको कैसे याद रखना, पूमा का टी शर्ट, पी पौंडीचेरी, यू उत्तराखंड, मेघालय, एम अरुणाचल प्रदेश, पूमा का टी शर्ट। ओके, तो इस तरह से आप याद रखोगे, लेकिन पूमा के टी शर्ट में स्टेट कौन से आते हैं वही याद रख लेना। लेकिन ये छोड़कर बाकी सारे स्टेट में इंक्लूडिंग आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अगर आप एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स होगे तो 40 लैक्स का लिमिट आपको मिलेगा। और अगर आप यहां पे सर्विस होगे या सर्विस प्लस गुड्स होगे, यानी सर्विस का फ्लेवर होगा, एक्सक्लूसिव सर्विस होगी या सर्विस प्लस गुड्स होगी, तो आपको 20 लैक्स का लिमिट मिलता है। तो यहां जो मैंने 40 लैक्स का लिमिट कहा है फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको हम एक्सटेंडेड लिमिट कहते हैं। क्यों एक्सटेंडेड लिमिट कहते हैं? क्योंकि जनरल लिमिट तो यहां पे कितनी है, 20 लैक्स, जनरल लिमिट 20 लैक्स है, पर ये 20 लैक्स एक्सटेंड हो जाता है ये केस में, और वो 40 हो जाता है। नाउ नोटिफिकेशन क्या कहता है, अगर आपको एक्सटेंडेड लिमिट चाहिए 40 लैक्स की, सुनिएगा, एक्सटेंडेड लिमिट चाहिए 40 लैक्स की, तो कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी। पहला, रिक्वायर्ड टू टेक अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी, फॉलोइंग एक्सटेंडेड लिमिट इज नॉट अप्लीकेबल टू, कहां अप्लीकेबल नहीं होगी, यानी आपको वहां 20 लाख या 10 लाख के ऊपर लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आते हो, मतलब आप सेक्शन 24 के सिचुएशंस में आते हो और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आते हो, तो आपको एक्सटेंडेड लिमिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको यहां पे एक्सटेंडेड लिमिट नहीं मिलेगा। और एक बात बताओ, आपको यहां जनरल थ्रेशोल्ड भी नहीं मिलता है, जो बेसिक थ्रेशोल्ड होता है वो भी नहीं मिलता है, तो एक्सटेंडेड तो दूर की बात, क्योंकि कंपल्सरी में आया, फिर बेसिक 10 लाख 20 लाख का भी थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन खुद नहीं लिया तो बेसिक थ्रेशोल्ड वहीं चले गया, तो वहां तो जनरल थ्रेशोल्ड भी विड्रॉ हो जाता है, तो वहां एक्सटेंडेड तो दूर की बात है। हाँ, कुछ गुड्स ऐसे है कि जहां आपको एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट जो भी होगा, और जो स्टेट में आप आ रहे होगे उसमें बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। कौन सी ऐसे गुड्स है, आइसक्रीम और एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट या फ्लाई ऐश ब्लॉक, बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग फॉसिल्स, या अर्थन या यहाँ पे रूफिंग टाइल्स होगी, रूफिंग चाहिए यहाँ पे, अर्थन या रूफिंग टाइल्स होगी, तो वो केस में आपको एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड 40 लैक्स का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। नाउ इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग, देखो अब मैं थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने देखा था कि, और बहुत सी जगह देखा है कि इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, अगर आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट होगा, तो वो सिचुएशन में यहां पे जहां तक देखा जाए तो ये एग्जम सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन एग्जम्प्ट है। ये हमने देखा था कि ये तो भाई साहब एग्जम्प्ट है। अब देखो, हमने सीएल में देखा था, और सीएल में क्या देखा था कि जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो, आई रिपीट, जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो तो, या टर्नओवर इन स्टेट निकाल रहे हो, टर्नओवर इन स्टेट, तो ये एक्सक्लूड होगा, यानी लेस किया जाएगा, एक्सक्लूड होगा, इट शैल बी डिडक्टेड, ठीक है, टर्नओवर में। ये किसके लिए था स्पेशली, ये कंपोजिशन लेवी होगी, तो उसमें से ये डिडक्ट करके आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है या टर्नओवर इन स्टेट लेना है। लेकिन यहां पे सेक्शन 22 में एक प्रोविजो है, और सेक्शन 22 की प्रोविजो क्या कहती है, दो बातें कहती है। पहला, ओके, जब आप रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड निकालोगे, ध्यान सुनना, रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड निकालोगे, तो क्या ये इंटरेस्ट का जो आपका इनकम है, या चेक डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग एक्सेट्रा, उसका जो आपका इनकम है, क्या इसको एक्सक्लूड करोगे? तो नहीं, ये ऐड करके थ्रेशोल्ड निकलेगा, वो ऐड किया जाएगा, कंप्लीटली अपोजिट। कंपोजिशन लेवी में एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड किया गया है, एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड निकालोगे और एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, क्योंकि आपको एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट ऊपर दी गई है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट दी गई है, इसमें ये इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग को ऐड करोगे। चलो यहां क्लियर हो गया। लेकिन जब आपकी लिमिट 20 लैक्स की है, और ये लिमिट जो है 20 लाख एक्सटेंड हो जाती है 40 लैक्स को कोई केस में, तो कौन से केस में एक्सटेंड होती है कि आप एक्सक्लूसिवली, सुनिएगा, आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, तो आपकी लिमिट 20 या 10 लाख जो भी होगी, 20 या 10 लाख जो भी होगी, उससे एक्सटेंड होके 40 हो जाती है, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, ठीक है।
ये तो आपको पता है। चलिए, अब ये जो एक्सटेंडेड लिमिट है, अब लॉ क्या कहता है कि अगर कोई यहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स है लेकिन सर्विस में उसका एक ही इनकम है और वो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग, एक ही इनकम है, बाकी कुछ भी नहीं है उसका सर्विस में, क्योंकि सर्विस का थोड़ा भी दूसरा कोई इनकम होगा तो आपकी एक्सटेंडेड लिमिट कैंसिल होकर 20 पे आ जाती है, 10 पे आ जाती है। लेकिन आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स हो और एक ही एक्स्ट्रा इनकम है, कौन सी एक्स्ट्रा इनकम है? इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट, तो आपको ऐसा समझा जाएगा कि आप सर्विस में इन्वॉल्व नहीं हो, यू आर एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, और आपको ये एक्सटेंडेड लिमिट दे दी जाएगी। इन सिंपल वर्ड, आपको एक ही सर्विस चल सकती है फॉर एक्सटेंडेड लिमिट और वो है इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग, तो आपका टर्नओवर 40 लाख तक एग्जम्प्ट रहेगा, ओके, यानी थ्रेशोल्ड में रहेगा। आई होप आपको ये समझा होगा। इसलिए देखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन, एडवांस और डिपॉजिट इज इंक्लूडेबल, बट फॉर डिटरमाइनिंग एक्सटेंडेड लिमिट इट शैल नॉट बी कंसीडर। अब ये वर्डिंग को समझना, फॉर डिटरमाइनिंग एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ 40 लैक्स, अब 40 लैक्स का जो लिमिट है, ये 40 लैक्स का, तो उसके लिए ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये माना जाएगा कि यू आर स्टिल एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स और उसके वजह से एक्सटेंडेड लिमिट विड्रॉ नहीं होगी। चलिए, एजेंट और जॉब वर्क, इसके बारे में आपको बता देता हूं। जब आप एजेंट का टर्नओवर निकाल रहे हो, सुनिएगा, जब एजेंट प्रिंसिपल के भी आप पे माल बेच रहा है और आपका फोकस एजेंट पे रखना, तो एजेंट जो है, अगर यहां पे पैरा 3 का एजेंट है, अगर शेड्यूल 3 याद होगा और पैरा 3 का एजेंट है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पैरा 3 का एजेंट होगा और वो अपने ओन इनवॉइस में बेच रहा होगा तो उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इधर। लेकिन अगर वो पैरा 3 का एजेंट नहीं है और वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा होगा तो फिर उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा, यानी उसको 20 लाख के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जब उसका 20 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा, ध्यान सुनना, जब 20 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा तो उसमें प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो बिजनेस किया गया है वो भी टर्नओवर ऐड होगा, यानी उसका भी टर्नओवर ऐड होगा और प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो बिजनेस किया वो भी उसके एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझा होगा। लेकिन जॉब वर्क के केस में ऐसा नहीं है। जॉब वर्क भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स दे रहा है, बना रहा है, प्रोसेस कर रहा है, पर उसकी एक्चुअल सर्विस है। तो सेक्शन 143 आगे हम देखेंगे और सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 22 अगर हम सेकंड एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 22 अगर हम देखें तो वो कहता है कि जॉब वर्क का टर्नओवर जब निकाला जाएगा तो उसने जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स प्रोसेस किया, गुड्स का टर्नओवर जॉब वर्क के इसमें नहीं लिया जाएगा। तो कंक्लूड क्या करे, कंफ्यूज मत होना, सिंपल है। एजेंट के केस में जो खुद का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, क्योंकि खुद का इनवॉइस होगा तो वो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में है। अगर एजेंट के केस में जो खुद का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है तो वो केस में यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त प्रिंसिपल का भी टर्नओवर एजेंट के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, पर जॉब वर्क के केस में ऐसा नहीं है। जॉब वर्क के केस में प्रिंसिपल का टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा, प्योरली उसका ही सर्विस का टर्नओवर लिया जाएगा। और अगर आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो वो केस में सक्सेसर को न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस तरह से सेक्शन 22 इज ओवर, डन 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 डन। चलिए, उसके बाद में यहां पे सेक्शन 23 क्या कहता है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इवन दो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड। अब देखो यहां पे कुछ ऐसे पर्सन नोटिफाई हुए हैं कि उसका टर्नओवर कितना भी हो, करोड़ों में हो, 500 करोड़, 1000 करोड़ हो, और कि उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और जीएसटी कंप्लायंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे कौन से पर्सन है? एंगेज एक्सक्लूसिवली, ये वर्ड को अंडरलाइन करना, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ नॉट लायबल टू टैक्स, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होगे जो जीएसटी में आते ही नहीं है, या वोनली एग्जम फ्रॉम टैक्स। अगर कोई सप्लाई एग्जम्प्ट होगा टोटली और उसके अलावा दूसरा कोई सप्लाई वहां उस प्लेस से नहीं करता होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे एक बात समझना, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लेते हो तो कोई एक ब्रांच का तो लेना नहीं है, आपको एग्रीगेट टर्नओवर सारे ब्रांच का लेना है और वो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स होता है थ्रेशोल्ड तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और एक प्रोविजन बता देता हूं, आपने अगर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक कंपलसरी है। मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, आपने यहां पे एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई स्टेट में, मेरे वर्ड सुनना, अगर कोई स्टेट में एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई है या नील रेट सप्लाई है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो चलेगा, सेक्शन 23 उसको बेनिफिट देता है।
ठीक है, कि क्यों? क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल या एग्जाम सप्लाई कर रहे हो। दूसरा, अगर आपका एग्रीकल्चरिस्ट का इनकम है, टर्नओवर है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट हो और आपका टर्नओवर टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड का होगा, मतलब आपने वो प्रोड्यूस बेचा जो लैंड पर कल्टीवेट किया, तो वो केस में वो क्यों ना 20 लाख के ऊपर हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट को इसमें से बचाया गया, लेकिन एक्सक्लूसिव होना जरूरी है। जैसे मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं, लेकिन मेरा ट्रेनिंग एंड कोचिंग से इनकम है और एग्रीकल्चर से भी इनकम है, तो फिर वो एग्रीगेट में आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर से कमाया हुआ टर्नओवर भी क्यों ना एग्जम्प्ट हो, क्यों ना नील रेट पे हो, पर एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी थी, आपको याद होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपने रिवाइज नहीं किया हो तो कंपोजिट सप्लाई रिवाइज करो। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम के तीनों सप्लाई, वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी लिया जाएगा, एक्सपोर्ट सप्लाई भी लिया जाएगा, और इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर होता है बिटवीन डीडीपी, तो वो भी लिया जाएगा ऑल इंडिया बेसिस। इसलिए एग्रीकल्चर एक्सक्लूसिव होगा तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर इज योर टर्नओवर। लेकिन एग्रीकल्चर प्लस आपका टैक्सेबल होगा तो फिर एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है जिसमें टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जाम सप्लाई भी कंसीडर होगा। तीसरा, बट ये सेक्शन 23 एक्सक्लूसिव पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। यहां पे एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन नीचे दिया है, मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ। एग्रीकल्चर में कंपनीज वगैरह नहीं आएगी, इंडिविजुअल या एचयूएफ आएगा, हु अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर या लेबर ऑफ फैमिली या सर्वेंट ऑन वेजेस बाय ओन या फैमिली सुपरविजन। मतलब वो खुद फार्म पे लगा हुआ है या अपने फार्म पे लेबर लगाए हुए हैं, उसके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। और थर्ड, पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज लायबल टू बी पेड अंडर रिवर चार्ज। ना, मैंने आपको ये कहा था और रिवर चार्ज में पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा सप्लाई कर रहा है जो ओनली एंगेज इन, ओनली मतलब एक्सक्लूसिवली एंगेज इन रिवर चार्ज, बाकी कोई भी दूसरा टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, लॉयर लीगल सर्विस दे रहा है और वो लीगल सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं करता है, एक्सक्लूसिवली लीगल सर्विस दे रहा है, तो इवन दो लॉयर का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, करोड़ों में है, ऐसे बहुत से लॉयर है जो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं, पर उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अब वो अगर लीगल सर्विस के साथ थोड़ा भी अदर सप्लाई कर दे, अदर सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो 23 के बाहर निकल जाता है और 22 में आ जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब तक वो एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहा है जो आरसीएम है, जैसा जीटीए एक्सक्लूसिव आरसीएम वाला सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिवर चार्ज में रिसिपिएंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है, सप्लायर नहीं आता है, रिसिपिएंट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है। आई होप आपको याद होगा। ओके, पर एक अमेंडमेंट जो आप स्टार करना है यहाँ पे, दिस नोटिफिकेशन डजंट अप्लाई टू सप्लायर्स ऑफ मेटल स्क्रैप। हाँ, अब ये नोटिफिकेशन मेटल स्क्रैप, जो सप्लायर मेटल स्क्रैप का है, ओके, उसको अप्लीकेबल नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मेटल स्क्रैप वाला कॉन्सेप्ट जो है, ओके, मैंने अमेंडमेंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और वो अच्छे से पढ़ के जाना। अब ये क्या, इनका कहना क्या है कि अगर यहाँ पे ओके यूआरपी टू आरपी एक रिवर चार्ज की एंट्री आई है, अगर सप्लायर यूआरपी है और वो मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है आरपी को, तो आरपी रिवर चार्ज में टैक्स देता है। लेकिन यहां पे थोड़ा मैं ये समझाना चाहूंगा, देखो यूआरपी टू आरपी समझ लो, यहां पे यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन और आरपी को वो मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है। अब ये मेटल स्क्रैप जब वो आरपी को सप्लाई कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो ऐसे केस में यहां हमने क्या कहा, एक अगर वो मेटल्स, अगर कोई वो ऐसा सप्लाई करता है जो रिवर चार्ज में, ओके, नो डाउट ये आरसीएम में है और रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। पर मेटल स्क्रैप एक्सेप्शन में, मतलब ये यूआरपी का एग्रीगेट टर्नओवर अगर यहाँ पे 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख क्रॉस हो जाता है, ओके, तो फिर इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, इवन दो इसका सप्लाई ओके यहां आरसीएम में पहले था, पर इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर वो आरपी टू आरपी होगा और वो केस में टीडीएस कट होगा। मैंने अमेंडमेंट में पढ़ाया था, आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखा होगा। तो ये बेनिफिट जो है
मेटल स्क्रैप वाले को अप्लीकेबल नहीं। सिंपल वर्ड में कहूँ क्या, वो कहते हैं कि मेटल स्क्रैप वाले जब तक थ्रेशोल्ड के नीचे है तब तक आरसीएम है, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देंगे उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। पर वो लॉयर को अप्लीकेबल नहीं है, बाकी लोगों को अप्लीकेबल नहीं है। लॉयर कितना भी बिजनेस कर सकता है जब तक वो एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज वाला कर रहा हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू सेक्शन 23। उसके बाद में सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब कहां कहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो इमीडिएटली आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 24 कब पिक्चर में आता है पता है क्या? ये ओनली वो केसेस में पिक्चर में आता है जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे हो, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे हो, लेकिन आपने अगर ये ट्रांजैक्शन कर लिए तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो वो तो वैसे भी 22 कवर कर लेगा, रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। ये कब अप्लीकेबल होता है? जब आपके टर्नओवर थ्रेशोल्ड से नीचे है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कंपलसरी हो जाता है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख से नीचे है और आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तो वो केस में इमीडिएट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन आ जाएगी। तो पहला इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, पर इसके दो एक्सेप्शन है। और कौन से दो एक्सेप्शन है? एक है अगर पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज करता है। मतलब क्या? मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे 10 लाख और या 20 लाख और वो टैक्स सर्विस का इंटरस्टेट करता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको पूरा थ्रेशोल्ड मिल जाएगा 10 लाख 20 लाख का, और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, कब? अगर आप सर्विस के सप्लायर हो गए। नाउ सेकंड, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो, सुनिएगा, आप गुड्स के सप्लायर हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो और आपके पास पैन और ईवे बिल है तो आपको पूरा थ्रेशोल्ड मिलेगा, क्यों ना आप इंटरस्टेट कर रहे होगे, और आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से, कि अगर आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई करते हो और इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाते हैं, आपको थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है, विड्रॉ हो जाता है। ओके, प्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ हो जाता है जैसे इंटरस्टेट आपने किया। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। एक कि अगर सर्विस होगी तो सर्विस इवन दो आपने इंटरस्टेट किया होगा लेकिन आपको बेसिक थ्रेशोल्ड 10 लाख 20 लाख का पूरा मिलेगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर होगे और आप इंटरस्टेट कर रहे होगे तो भी आपको बेसिक थ्रेशोल्ड पूरा मिल जाएगा, लेकिन दो कंडीशन पे आपके पास पैन होना जरूरी है और उसके बाद में आप जब भी इंटरस्टेट करोगे तो उसका ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीटीपी होगा, इसके कॉन्सेप्ट नीचे हम देखेंगे। सीटीपी होगा तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सीटीपी हो गए तो आपको पूरा बेसिक थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर आपकी लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज होगी तो वो केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर ईसीओ 95 ईसीओ, हाँ, अगर आप 95 के ईसीओ हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। आप एनआरटीपी हो, जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट में आते हो, आप नोटिफाइड पर्सन में आते हो जहां आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बी केयरफुल, मैं कह रहा हूं आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना कि ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। इवन दो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, सुनो मेरी बात, इवन दो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो लेकिन आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन यहां पे लेना पड़ेगा। उसके बाद में पर्सन हु मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन एज एन एजेंट और अदरवाइज एजेंट इशूइंग ऑन इनवाइस। ऐसा एजेंट होगा जो खुद का इनवाइस इशू कर रहा है पैरा 3 के अंडर में, और पैरा 3 का एजेंट होगा तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको सेपरेटली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप टीसीएस कलेक्टर हो, ओके, ईसीओ हो और टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो, करने वाले हो, सेक्शन 52 के प्रोविजन में आते हो। एक मिनट, यहाँ सेक्शन 52 कर देना, गलती से 51 आया है, यहाँ पे 52 कर देना। आप सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस में आते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब देखो ये प्रोविजन समझ लो यहाँ पे, और ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रोविजन क्या कहती है? देखो, अगर कोई सप्लायर है और वो सप्लायर ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है रिसिपिएंट तक, तो जो सेक्शन 52 में टीसीएस कट करेंगे, सुनो, जो सेक्शन 52 में क्या कट करेंगे बेटा? टीसीएस कट करेंगे। तो इसकी 3 स्टेप मैं बताता हूं। पहली स्टेप, ओरिजिनली जब जीएसटी आया था
तो उन्होंने कहा था कि ये सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपलसरी है। अगर वो मतलब इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इवन दो बिलो थ्रेशोल्ड। देखो सेक्शन 24 हम वहां डिस्कस कर रहे हैं जहां आपका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर वो गुड्स का सप्लाई हो या सर्विस का हो, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस हो या सप्लाई ऑफ गुड्स हो। अगर आप ऐसे ईसीओ के, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, आप ऐसे ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो जो आपका टीसीएस कट करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन बाद में सेकंड स्टेप क्या है, ये स्टेप 1 हुई, उसके बाद में स्टेप 2। और स्टेप 2 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अगर कोई सप्लायर सर्विस का हो, सप्लायर सर्विस का हो तो उसको एक्सेप्शन में डाल दिया। मतलब क्या हुआ कि अगर सर्विस का सप्लायर है और वो ऐसे ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहा है जो टीसीएस कट करेगी तो उनको पूरा थ्रेशोल्ड मिलेगा, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं। मतलब क्या, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन तभी करना पड़ेगा जब उनका थ्रेशोल्ड यहां पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला एक्सेप्शन लाया गया, ये एक्सेप्शन लाया गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एक्सेप्शन लाया गया स्टेप 3। तो देखो सर्विस को एक्सेप्शन में डाल दिया, फिर ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था वो सिर्फ गुड्स को अप्लीकेबल था। यानी कोई ऐसा सप्लायर जो गुड्स के सप्लाई कर रहा है, और किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, ईसीओ के थ्रू। कोई स्टेशनरी वाला है ईसीओ के थ्रू, ब्लिंकिट के थ्रू सप्लाई कर रहा है जबकि टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे है। कोई यहाँ पे साड़ी वाला है, गारमेंट्स वाला है, और ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं जिनके टर्नओवर कम है, 20 लाख से नीचे है, 40 लाख से नीचे है, पर उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ गए। क्यों? क्योंकि वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे 1.5 साल पहले सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर के पास गई और उन्होंने कहा देखो आपने सर्विस को पहले से बेनिफिट देके रखा है, 2017 से बेनिफिट देके रखा है, उनको आपने ईसीओ के थ्रू धंधा करने दिया। और आजकल का जमाना ईसीओ के थ्रू है, सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। आपने सर्विस को अलाउ किया है थ्रेशोल्ड, इवन दो वो ईसीओ के थ्रू दे रहे हैं, हमें गुड्स के लिए भी अलाउ कर दो ना। ओके, यानी हम छोटे बिजनेसमैन हैं, 10 लाख का बिजनेस करते हैं, ब्लिंकिट के थ्रू ऑर्डर आ रही है, हम बढ़ रहे हैं, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे ईसीओ के बिना, तो प्लीज हमको भी अलाउ कर दो ना। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ओके तुमको भी अलाउ कर दिया। और गुड्स के केस में भी कुछ कंडीशंस पे अलाउ कर दिया। मतलब अगर वो आप कंडीशन फुलफिल करते हो और गुड्स के सप्लायर हो, कंडीशन सिर्फ गुड्स में डाली, सर्विस में नहीं, आप गुड्स के सप्लायर हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप अमेजोन के थ्रू, ब्लिंकिट के थ्रू या कोई भी ईसीओ के थ्रू गुड्स भी सप्लाई कर सकते हो और आप अपना सेक्शन 22 का बेसिक थ्रेशोल्ड पूरा यूज कर सकते हो और उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। तो कौन से गुड्स के केस में उन्होंने यहां पे अलाउ किया, देखो अब देखते हैं। पर्सन सप्लाइज द गुड्स और सर्विस थ्रू ईसीओ। आपको ईसीओ पे ध्यान नहीं देना है, जो 52 के ईसीओ उनको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड के बाद ही करना पड़ेगा, ये तो 2017 से अलाउड है। अब आप गुड्स के सप्लायर हो तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर कोई गुड्स का सप्लायर अमेजन से माल बेच रहा है, ब्लिंकिट से माल बेच रहा है, फ्लिपकार्ट से माल बेच रहा है, जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे है, अगर वो नीचे दी गई कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, थ्रेशोल्ड के बाद ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर नीचे दी गई कंडीशन वो फुलफिल नहीं करेगा तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में। अब कंडीशंस क्या है, नो इंटरस्टेट सप्लाई फॉर सच सप्लायर बाय ईसीओ। मतलब ये जो सप्लायर है ये इंटरस्टेट नहीं करेगा, ये इंट्रास्टेट ही सप्लाई करेगा ईसीओ के थ्रू, क्योंकि इंटरस्टेट किया तो फिर उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इसलिए वो इंट्रास्टेट ही करेगा, पहली कंडीशन। इसलिए ईसीओ जब इनका प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं अमेजॉन, ब्लिंकिट, तो उसके ऊपर स्पेशल कोडिंग की है कि ये सप्लायर का कोई भी ऑर्डर इंटरस्टेट नहीं एक्सेप्ट होगा, इंट्रा एक्सेप्ट होगा। और इसके लिए स्पेशल पेनल्टी है, मैंने पेनल्टी में पढ़ा है, जाके देखो अभी आप चार्ट बुक में ही ईसीओ की पेनल्टी देखना कि इंट्रा अलाउड है, इंटरस्टेट है तो ईसीओ को पेनल्टी देना पड़ता है। दूसरा, इन लोगों ने पोर्टल पर जाके, ये छोटे लोगों ने पोर्टल पे जाके अपना पैन और एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। पोर्टल पे एक फॉर्म होगा, अपना पैन, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। पोर्टल से यानी जीएसटीएन पोर्टल पे
एनरोलमेंट नंबर जो टेम्पररी होगा, जो पैन के बेस पर वैलिडेटेड होगा, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं, पर एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट नंबर? रजिस्ट्रेशन मतलब आपको सारे GSTR 1, 2B वगैरह 3 आपको कंप्लायंस करने पड़ते हैं। एनरोलमेंट नंबर सिर्फ आप अपना डेटा दे रहे हो, आप GST में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माने जाओगे, आपको कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद में ईसीओ शैल नॉट अलाउ सप्लाई अनलेस एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइडेड टू इट। हाँ तो दोस्तों इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ओ मेरा बेटा इधर ध्यान दे। ओके मैं क्या कह रहा हूं, ये ईसीओ पे जिम्मेदारी रखी कि जब तक उसको एनरोलमेंट नंबर नहीं देता है ये अनरजिस्टर्ड बंदा, तब तक वो उसके गुड्स अपने पोर्टल से सप्लाई नहीं करेगा। और सप्लायर आफ्टर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट नंबर सीज हो जाएगा। जैसे ही उस सप्लायर का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल को दे देगा, सॉरी वो रजिस्ट्रेशन नंबर ईसीओ को दे देगा और वो उसका एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक सीज हो जाएगा। तो अगर ये पर्सन सारी कंडीशन फुलफिल करता है और वो गुड्स का सप्लायर है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आफ्टर क्या बेटा, थ्रेशोल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट, एवरी पर्सन अप्लाइंग OIDR सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, बाहर का कोई भी बंदा OIDR सर्विस दे रहा है, और कहाँ पे OIDR सर्विस दे रहा है, इंडिया में, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है क्योंकि उसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है। ऑनलाइन मनी गिविंग बाहर से इंडिया में आ रहा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये हुआ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हमने देखा सेक्शन 22, 23, 24 कहाँ रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड के बात करना है, कहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है, और कहाँ जहां आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आता है। 24 वहीं लगता है जब आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे है, थ्रेशोल्ड के ऊपर गया तो 22 ही लग जाएगा। ये समझ में आया बेटा? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 25 के प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे 22, 23, 24 हमने कंप्लीट किया, 25 के अगर आप प्रोसीजर देखते हो तो इसमें पर्सन हु लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है, आपके स्टेट और यूटी में, यानी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है और इसका एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो एवरी पर्सन हु लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22, 24, यूनिट्स इन SEZ और SEZ डेवलपर, और पर्सन मेकिंग सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, तो इनको रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट वाइज अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जिस दिन से वो लायबल हुए वहां से 30 डेज में उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ SEZ के केस में एक खास बात याद रखनी है, और वो क्या, समझ लो आपका यूनिट SEZ में भी है और महाराष्ट्र में कोई सिटी में भी है, मतलब समझ लो एक कंपनी है और कंपनी जो है LG का यूनिट SEZ में भी है जो मुंबई महाराष्ट्र में ही है और पुणे में भी है। तो ऐसे केस में जो यूनिट SEZ में उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आप कंबाइंड रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज नहीं ले सकते क्योंकि SEZ को एक सेपरेट आइलैंड माना जाता है। पर्सन मेकिंग सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर, तो नीरेस्ट जो यहाँ पे कोस्टल स्टेट होगा, जैसे हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में देखा कि नियरेस्ट कोस्टल लाइन जो होती है तो वो उसका स्टेट माना जाता है, तो ऐसे केस में नियरेस्ट कोस्टल लाइन का जो स्टेट होगा वहां रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। CTP और NRTP इसके बारे में हम देखेंगे। जहां तक CTP और NRTP की बात करें तो इनको रजिस्ट्रेशन एडवांस में लेना पड़ता है क्योंकि हमने देखा CTP यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या NRTP हो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो इनको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ CTP, और इनको स्टेट जो यहाँ पे जो स्टेट में वो CTP है उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके बारे में आगे देखेंगे। नाउ पैन रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप TDS का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या NRTP का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो उसके लिए पैन नहीं भी रहा तो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन हमने देखा था DDP कॉन्सेप्ट में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ते हैं, लेकिन अगर सेम स्टेट में मल्टीपल प्रीमाइसेस होगी तो ये एट योर ऑप्शन रखा हुआ है कि आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना है या सारे प्रीमाइसेस का सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यस इवन दो आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है तभी अगर आप चाहो तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन आपने अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो वो सिचुएशन में आप टैक्सेबल पर्सन माने हो जाओगे और आपको GST देना पड़ेगा। DDP कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने सेक्शन 25(4) और 25(5) ये सप्लाई चैप्टर में देख चुके हैं। बैंक डिटेल्स इंपॉर्टेंट, ये स्टार करना। रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट पर्सन लायबल टू TDS और TCS, यानी सारे रजिस्टर्ड पर्सन जो GST में रजिस्ट्रेशन लेंगे TDS और TCS छोड़कर, ओके, क्योंकि उनको इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन TDS TCS के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो वो छोड़कर उनको बैंक डिटेल्स कॉमन पोर्टल पे डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी।
after obtaining certificate of registration, GSTN, but earlier of registration on GSTN, but earlier of 30 days of the date of grant of registration or before furnishing GSTR1 और IFF. बहुत सी बार क्या हो जाता है कि मेरी बैंक डिटेल्स नहीं है और जो यहाँ पे ऑथराइज बैंक है उसमें मेरा अकाउंट नहीं है और उसको टाइम लगेगा, तो GSTN पोर्टल आपको अलाउ करता है कि ठीक है आप विदाउट बैंक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन आपको बैंक डिटेल्स देना मैंडेटरी होगा. व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स? तो विद इन 30 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन या बिफोर फर्निशिंग GSTR1 और IFF, विच एवर इज अर्लियर, आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC दी जाती है. ये REG 06 में आपको RC दिया जाएगा और आपका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसका आपने रजिस्ट्रेशन लिया उसके प्रोमिनेंट प्लेस पे यानी डोर पे वगैरह आपको अटैच करना पड़ता है. नाउ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको स्टार्ट करना. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो जिस दिन से आप लायबल हुए वो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी. समझ लो आप 10 अप्रैल को लायबल हुए और आपने रजिस्ट्रेशन कितने दिन में लेना चाहिए? 30 डेज में. और आपने 30 डेज में अप्लाई लेना नहीं चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए, और आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन. तो अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया होगा, समझ लो 25 अप्रैल को आपने अप्लाई कर दिया और आप लायबल हुए थे 10 अप्रैल को, तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव 10 अप्रैल से ही माना जाएगा. इसके फायदे क्या है? फायदे ये है कि 10 अप्रैल से जो भी आपने सप्लाई किया हो उसका GST तो वैसे भी आना ही है क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन हो गए थे, और आपको ITC 10 अप्रैल से ही मिलना चालू हो जाएगा जो भी परचेसेस आपने की. लेकिन अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो बहुत सारे नुकसान है. एक तो आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो वो केस में पेनल्टी सेक्शन 122 की वगैरह आ जाती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन विद इन टाइम अप्लाई नहीं किया. और सेकंड मैं आपको ये कह दूं, आपके क्रेडिट सारे लॉस हो जाते हैं, यानी स्टॉक का ITC सेक्शन 18 में नहीं मिलता है. उसके बाद में आपको जिस दिन से RC आएगी, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव डेट होगा जिस दिन RC आएगी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा, तो तब तक के क्रेडिट जाते हैं, स्टॉक के क्रेडिट नहीं मिलते हैं, तो ये थोड़े प्रॉब्लम है. तो ये हमने देखा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. उसके बाद में कॉन्सेप्ट है, और क्या कॉन्सेप्ट है? आधार ऑथेंटिकेशन. आधार ऑथेंटिकेशन अब तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो चुकी है और सबको, जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपने अगर देखा होगा तो पोर्टल पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओके आधार ऑथेंटिकेशन, ऑप्शनल होता है. अब देखो इसमें दो कैटेगरी है. जब आधार ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे मैकेनिज्म आया, ये क्यों लाया गया? to control over fake invoices, dummy address registration and multiple registration at the same place. तो बहुत से फेक इनवॉइसेस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एक ही प्लेस पे करवा लेना, उसको कंट्रोल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन लाया गया. अब जब ये आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोविजन आई थी, ओके ये 2021 में आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस आई बिकॉज ऑफ फेक इनवॉइसेस एंड डमी प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसके पहले लोगों ने तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाए थे और वो तो रजिस्टर्ड थे, और बहुत से तो रजिस्ट्रेशन जो एक्साइज और वैट में थे वो कन्वर्ट हो गए GST में. तो देखो जब आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस आई उसके बाद में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए तो ऑप्शन दे दिया गया कि आप जो है जब भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे ये मैकेनिज्म आने के बाद तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन रहेगा. और जो पुराने लोग थे उनको आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था, लेकिन जो फ्रेश एप्लीकेशन के लिए जा रहे थे उनको आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था. अब पहले तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं. अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल को अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. अगर वो इंडिविजुअल नहीं होगा, समझ लो HUF है, तो कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा. कंपनी होगा तो MD होल टाइम डायरेक्टर, AOP होगा तो मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, ट्रस्ट होगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या सिग्नेटरीज, इनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, क्योंकि ये ऑप्शनल है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिर आपका क्या होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लग जाता है. अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही दिए और आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया तो 7 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है. नहीं करवाया तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन है और उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा. लेकिन जो पुराने लोग थे आधार ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म आने के पहले के, उनको आधार ऑथेंटिकेशन में ऐसा नहीं कहा कि तुमको भी करवाना पड़ेगा, नहीं, उनको रहने दिया कि ठीक है तुमने रजिस्ट्रेशन लिया, जाने दो, हम ये फ्रेश वालों के लिए कह रहे हैं. लेकिन जो पुराने लोग थे अगर उनकी 3 केसेस होती है 1, 2 एंड 3, तो इनको फिर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी कर दिया. ये पढ़ के जाना कौन कौन सी 3 केसेस. एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जब कोई पुराना GST का रजिस्ट्रेशन है और अब उसको कैंसिल कर दिया और कैंसिल किया हुआ एप्लीकेशन फिर से रिवोक हो रहा है, फिर से बहाल हो रहा है, तो फिर से जब वापस दिया जाएगा तब फिर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले अब ये चक्कर में आ गया गवर्नमेंट के, पहले तो पुराना है पर चक्कर में आ गया गवर्नमेंट के.
या आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है, या एक्सपोर्ट की रिफंड एप्लीकेशन, एक्सपोर्ट की रिफंड क्लेम करना है तो अगर पुराने रजिस्टर्ड पर्सन की ये 3 केसेस बनती है तो वो सिचुएशन में रिफंड क्लेम करने के लिए, एक्सपोर्ट के रिफंड क्लेम करने के लिए या कैंसलेशन रिवोक करने के लिए केस आती है तो उनको फिर आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, और वो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे पर्सन है जिनको ए मतलब आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। पढ़ के जाना, लर्न करके जाना। ओके, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेच्यूटरी बॉडी कोई होगा उसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाने हैं, पीएसयू को नहीं करवाना पड़ेगा, और जिसके पास यूआईएन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। अब देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन 2 कैटेगरी में होते हैं। एक कि आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बहुत सी बार क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर है और आपने आधार ऑथेंटिकेशन भी करवा लिया, तो आपको 7 दिन के अंदर पहले आरसी दे देते हैं, और बाद में डाउट आया तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट REG 30 में सबमिट की जाती है विद इन यहाँ पे 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। मतलब वो बाद में डाउट आया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और 15 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के फोटोग्राफ वगैरह डिटेल सबमिट होगी। लेकिन कुछ केसेस में जहां पहले से डाउट है, क्योंकि वो प्लेस का मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हुआ होगा या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, वो केस में बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जो है REG 30 में एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, आगे मैं बताऊंगा कि अगर आपका जो है आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो वो केस में आपको यहाँ पे 30 डेज में, ओके, आपको 30 दिन, जिस दिन आप लायबल हुआ, सॉरी 30 दिन में आरसी आती है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये नीचे दिया हुआ है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये 30 डेज के 5 दिन पहले, 5 डेज बिफोर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, मतलब क्या, समझ लो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, वहां से 30 दिन के अंदर आरसी आती है, सुनना मेरी बात, वहां से 30 दिन के अंदर आरसी आती है, तो वो 30 दिन का जो टाइम पीरियड है उसके 5 दिन पहले फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट सबमिट हो जाना चाहिए। चलिए, उसके बाद में नीचे प्रोसीजर दिया है मैंने, ये रजिस्ट्रेशन जो है, ओके, यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो कितने दिन में मिलेगा, क्या मिलेगा, ये पूरा चार्ट अच्छे से पढ़ लेना। ब्रॉड सेंस में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ किया और आपके डॉक्यूमेंट में कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको 7 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, अदरवाइज डीम टू बी ग्रांटेड माना जाता है। लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ किया, डॉक्यूमेंट भी दिए, पर डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी आ गई, तो 7 दिन के अंदर आपको नोटिस आती है टू क्लियर द डेफिशिएंसी। नेक्स्ट 7 डेज में आपको रिप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद में ऑफिसर आपके रिप्लाई पे सेटिस्फाई हुआ तो वो केस में वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा इन नेक्स्ट 7 डेज। यानी 7 दिन के अंदर नोटिस आएगी, नेक्स्ट 7 डेज में रिप्लाई करना पड़ेगा और नेक्स्ट 7 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन आपके डेफिशिएंसी पे वो एग्री नहीं हुआ, ओके, तो वो रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपने 15 वर्किंग डेज में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, ऑफ करके भी नहीं करवाया, तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ओके, 30 डेज में आपको आरसी दी जाएगी, एग्जामिनेशन के बाद ओके रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा, पर उसमें भी डेफिशिएंसी होगी तो फिर तो 30 दिन में नोटिस आएगी, 7 डेज में रिप्लाई करना पड़ेगा और उसके 7 डेज में आरसी आपको आरसी मिलेगी अगर सारे कंप्लायंस कहोगे तो। नेक्स्ट, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो वो केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, डेफिशिएंसी नहीं होगी तो 30 डेज में आरसी आ जाती है, अगर डेफिशिएंसी होगी तो फिर 30 डेज में नोटिस आती है, 7 डेज में रिप्लाई होता है और नेक्स्ट 7 डेज में आरसी आती है। तो ये पूरा चार्ट है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये चार्ट यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पर्सन लायबल टू ऑब्टेन UIN, स्टार करना, लायबल टू ऑब्टेन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये जो है, ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे है, बेटा ध्यान से सुनना, कि जो जब भी सप्लाई करेंगे आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है, अब ये आउटवर्ड जब सप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना पड़ेगा, इनके लिए स्पेशल प्रोसीजर है UIN, ये रजिस्ट्रेशन लेने की प्रोसीजर इनको नहीं है। और अगर वो जीएसटी में आरपी नहीं माने जाएंगे, अगर आपको रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन याद होगी तो रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु होल्डिंग UIN, इनको रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर ही नहीं है। अगर वो आरपी नहीं है तो फिर वो टीपी भी नहीं है, वो आरपी नहीं है तो फिर वो टीपी भी नहीं है।
और टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो वो केस में वो जो भी सप्लाई करेंगे नो जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएंगे। मतलब मैं क्या बताने वाला हूं कि मैं कुछ नोटिफाइड पर्सन आपको यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये इनके आउटवर्ड पे जीएसटी नहीं आता है क्योंकि ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है। ऐसे कौन? एनी स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिफंड क्लेम कैसे होते हैं रिफंड चैप्टर में हमने देखा था। दूसरा, एनी मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एज नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशंस। थर्ड, कॉन्सुलेट और एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज, मतलब कॉन्सुलेट ऑफिस या एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्री या एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। ये 4 कैटेगरी अच्छे से पढ़ के जाना। और इनको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं होती है, इनको यूआईएन होते हैं, मतलब इनके आउटवर्ड पे जीएसटी नहीं आता है। लेकिन इनवर्ड पे जीएसटी तो लग के आता है। अब इनवर्ड पे जो जीएसटी लग के आता है, इसका जिसके पास भी यूआईएन है, ये 4 कैटेगरी, ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और रिफंड में मैंने बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करके दिया था, तो ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो रिफंड क्लेम कैसे करेंगे? तो इसके लिए होता है यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज फॉर द रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑन द नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम द देव, मतलब रिफंड के लिए होता है। ये जो है इनको एप्लीकेशन करना पड़ता है, इनको 3 वर्किंग डेज में यूआईएन मिल जाता है। ओके, रिफंड क्लेम करने के लिए, क्योंकि आउटवर्ड पे तो जीएसटी नहीं आता है। और यहाँ पे पूरे इंडिया का एक ही यूआईएन होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, लेकिन यूआईएन पूरे इंडिया का एक ही होता है। तो समझ लो कोई यूएस एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी है और इंडिया में है, तो और चेन्नई में है ऑफिस, दिल्ली में ऑफिस, मुंबई में ऑफिस, तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यूआईएन ले लिया तो वो सेंट्रलाइज यूआईएन होता है और पूरे इंडिया के लिए एक ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा रिगार्डिंग टू यूआईएन। अब नेक्स्ट सेक्शन 26 कहता है डीम रजिस्ट्रेशन। अब ये डीम रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? अगर आपको एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपको सीजीएसटी, आईजीएसटी या जीएसटी कंपेंसेशन सेस में अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारे एक्ट का डीम रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीटीपी एंड एनआरटीपी। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे मैं सीटीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ और नीचे एनआरटीपी का कॉन्सेप्ट सिमिलर लाइन पे एक्सप्लेन करूंगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यहाँ पे क्या होता है कि समझ लो थोड़ा सिंपल वर्ड में, बाद में तो डेफिनेशन दिया ही, यहाँ पे सिंपल वर्ड में समझ लो कोई पर्सन है और वो अदर स्टेट में जाके बिजनेस करना चाहता है, गुड्स का या सर्विस का, जहां उसकी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। समझ लो वो गोवा जाना है एग्जीबिशन में, या रोड साइड शॉप लगाना है, या ऐसे प्लेस पे जा रहा है जहां उसकी कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और वहां जाके बिजनेस कर रहा है। अगर वो वहां जाके बिजनेस कर रहा है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, वो वहां जाके अगर बिजनेस कर रहा है तो ऐसे केस में यहां पे एक प्रोसीजर लाई, और वो प्रोसीजर लाई यहां पे सीटीपी की, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि वो वहां जाके अगर सेल करेगा, सेल इनवॉइस बनेगा, और ये सेल इनवॉइस आपको लिखना है तो लिख देना, वहां जाके बनेगा, वैल्यू है समझ लो 1 लाख रुपीज, वैल्यू 1 लाख रुपीज, और उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। ख्याल रहे सीटीपी और एनआरटीपी के केस में आईजीएसटी लगता है एट द रेट 12%, तो 12,000 रुपीज आईजीएसटी लग जाएगा। तो आईजीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि वो अदर स्टेट में जाके माल बेच रहा है। दोनों में फर्क है, एक तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप माल भेज रहे हो अदर स्टेट में, वो तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा, वहां पे भी आईजीएसटी लगेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपके पास पहले ऑर्डर नहीं है, आप वहां जाके सप्लाई कर रहे हो, तो वहां जाओगे, एग्जीबिशन में माल रखोगे और वहां पे सेल करोगे, या वहां जाके सर्विस दे रहे हो, तो तब आपको सीटीपी के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। और वो सीटीपी के रजिस्ट्रेशन लेकर आपको जाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कौन से स्टेट में जा रहा है, और आपको वहां जाके जो भी गुड्स आपने सेल किया उसका आईजीएसटी लगता है। चलिए, अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जो भी सीटीपी होगा उसको 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ सीटीपी, यहां बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर। नाउ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर्म होगा REG01। नाउ अब देखो, इफ अ पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, अब ये बंदा क्यों ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, पर सीटीपी का एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, वो अलग है, उसका तुम्हारे एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन से कोई कंसर्न नहीं। वो क्यों ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, बट नीड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज अ सीटीपी अंडर सेक्शन 24, क्योंकि 24 में मैंने बताया सीटीपी होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सीटीपी होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, यानी आपको सीटीपी का तो जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सेपरेट इसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ अब यहां पे जो है सॉरी,
आपको रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी होगे तो भी ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी सेक्शन 24 में लेना पड़ेगा। मतलब सीटीपी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही लेना है, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। और आपको उसका जीएसटी देना है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक वैलिड, क्या ये परमानेंट होता है? नहीं, ये टेम्पररी होता है, क्योंकि वहां जाके बेच रहे हो, टेम्पररी जाते हो, कैजुअली जा रहे हो और वापस आ रहे हो, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है। तो जितना पीरियड आप एप्लीकेशन में मेंशन करोगे, मे बी 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, उतना दिन का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। बट मैक्सिमम 90 डेज का रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। आपको एक्सटेंशन चाहिए तो फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। तो आप डायरेक्ट 90 डेज मत लिखना, पहले लिखना पीरियड कितना, तो जितना एप्लीकेशन में मेंशन है, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज और एक्सटेंशन फर्दर 90 डेज आपको मिल जाता है। ये तो था सीटीपी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन जो लेगा 5 दिन पहले लेगा। लेकिन सीटीपी पे एक दूसरी रिक्वायरमेंट है, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब वो रजिस्ट्रेशन लेगा उसके साथ ही उसको टैक्स पे करना है एडवांस में ऑन एस्टिमेटेड लायबिलिटी। मतलब जब तक वो एडवांस में उसका टैक्स नहीं देता है एस्टिमेटेड लायबिलिटी, तब तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इसलिए जनरली जो भी सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं साथ साथ में टैक्स पेमेंट चालान भी अटैच करते हैं, तो ही उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और सर टैक्स कितना देना है, क्योंकि वो तो वहां जाएगा बाद में बेचेगा। तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं कि जब वो गुड्स रिमूव करेगा तो स्टॉक ट्रांसफर चालान होगी, क्योंकि उसने बेचा ही नहीं माल, और ईवे बिल लगाया जाएगा, पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो वहां जाके बेच रहा है। ओके, वहां जाके बेच रहा है तो इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, तो सप्लाई नहीं है, पर आपको चालान बनानी पड़ेगी, जिसको हम रूल 55 की चालान कहते हैं। रूल 55 की चालान करते हैं, और 50,000 से ज्यादा अगर वैल्यू होगी तो आपको ईवे बिल भी बनाना पड़ेगा और जीएसटी नहीं लगेगा। अब फिर सर हम जीएसटी पे कैसा करें? एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि भाई कितना का माल आप वहां जाके बेचोगे, वो एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, without this advance deposit RC is not available. Next, amount deposited in advance is credited to e-cash ledger. जो भी आपने पैसा दिया वो तो आपके कैश लेजर में जमा होगा। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट टैक्स में एडजस्ट नहीं करेगी, आपके कैश लेजर में पड़ा हुआ है, पर कैश लेजर में पैसा एस्टिमेटेड लायबिलिटी पे देकर आप निकलो, और पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस नंबर टीआरएन। अब सब सर इसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फिर ये पेमेंट कैसे करेगा? तो इनको टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलता है, ओके, टीआरएन मिलता है, वो टीआरएन के बेसिस पर ये पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये आप जनरेट कर सकते हो टीआरएन, उसके बेसिस पे पेमेंट होगा और आपका गुड्स यहाँ चले जाएगा और फिर वहां से आप सेल करोगे, ठीक है। अब एक सवाल है कि सर जब मैं एडवांस में टैक्स देता हूं, अब जब ये गुड्स खरीदा होगा तो मेरा आईटीसी पड़ा होगा, तो क्या इसका आईटीसी में ये एडवांस पेमेंट के लिए यूज कर सकता हूं? यस, आईटीसी आप ले सकते हो। सीटीपी कैन टेक द आईटीसी ऑफ आईसीजी व्हाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस। If registration extended for further 90 days, then he can again deposit the estimated liability. अब दो चीजें यहां मैंने डिस्कस की। पहली चीज यहां मैंने डिस्कस की कि क्या वो एडवांस में जो टैक्स दे रहा है उसके अगेंस्ट में आईटीसी यूज कर सकता है क्या? बिल्कुल यूज कर सकता है। दूसरा, अगर उसको 90 डेज से ज्यादा एक्सटेंशन मिला होगा, ध्यान सुनना, 90 डेज से ज्यादा अगर एक्सटेंशन मिला होगा तो वो सिचुएशन में उसको नेक्स्ट 90 डेज की एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, वो पे करनी पड़ेगी, तो ही उसको एक्सटेंशन रहेगा। चलो ये तो हमने देख लिया। अब ये गुड्स स्टॉक ट्रांसफर चालान में वहां चले गया, उसने बेचा। अब देखो सीटीपी, ख्याल रहे सीटीपी को क्रेडिट है, जो ब्लॉक क्रेडिट है वो एनआरटीपी के लिए ब्लॉक क्रेडिट है फॉर इंपोर्टेड, सॉरी अदर देन इंपोर्टेड गुड्स, जो लोकल एनआरटीपी को ब्लॉक है, सीटीपी को कोई ब्लॉक नहीं, वो क्रेडिट ले सकता है। सीटीपी नॉर्मल प्रोसेस से जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, ओके, जब तक उसके पास सीटीपी का रजिस्ट्रेशन है वो हर महीने की 11 तारीख को यहाँ पे, नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को वहां पे जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। वो 3B भी सबमिट करेगा ड्यूरिंग सीटीपी पीरियड। और अब उसका सीटीपी पीरियड खत्म हो रहा है, इफ फाइनल टैक्स इज मोर देन एडवांस टैक्स पेड देन डिफरेंशियल अमाउंट इज पेबल, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब समझ लो उसने ओके यहाँ पे 30 डेज का सीटीपी लिया और एक्चुअल अब डेटा आ गया कि उसने कितना माल बेचा, अब उसका फाइनल टैक्स आ गया, तो फाइनल टैक्स ये ज्यादा है प्रोविजनल एस्टिमेटेड टैक्स से, क्योंकि वो तो उसने ऑलरेडी पे किया था। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे डिफरेंशियल अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन फाइनल टैक्स लेस होगा तो वो रिफंड भी क्लेम करेगा। इसलिए रिफंड चैप्टर में वन ऑफ द सिचुएशन फॉर क्लेमिंग द रिफंड वो है कि आप जो है यहाँ पे सीटीपी में एक्स्ट्रा टैक्स दिए हो एडवांस में, तो उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो ये था रिगार्डिंग टू सीटीपी की कंप्लीट प्रोसीजर। एनआरटीपी क्या होता है बेटा? एनआरटीपी की बाहर का कोई बंदा जिसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है और यहां आके टेम्पररी कुछ गुड सेल कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो होता है एनआरटीपी। इनको भी सेम प्रोसीजर है सीटीपी जैसा, एडवांस में टैक्स देना पड़ता है। बस एक ही डिफरेंस मैं आपको ये बता दूं कि इनको आईटीसी नहीं मिलते एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड। कोई इंपोर्टेड गुड्स पे आईजीएसटी लगा होगा इन द फॉर्म ऑफ एसीडी, उसके क्रेडिट मिल जाएंगे जो इंडिया में वो सेल करेंगे। लेकिन
बाकी कोई भी इनको क्रेडिट नहीं मिलते। बाकी प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है जो हमने ऊपर सीटीपी के लिए देखी थी। और यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया है सीटीपी और एनआरटीपी डेफिनेशन। दूसरा रजिस्ट्रेशन, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा। फॉर्म REG01 और REG09 है। ये पैन बेस रजिस्ट्रेशन है सीटीपी का, ये पासपोर्ट बेस है। दोनों को थ्रेशोल्ड बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में दोनों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। ओके, GSTR 1 और 3 भी सीटीपी को फाइल करना पड़ेगा। एनआरटीपी को GSTR 5 फाइल करना पड़ता है। सीटीपी को ITC मिलते हैं, एनआरटीपी को इंपोर्टेड गुड्स छोड़ के ITP नहीं मिलते हैं। इनको 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एडवांस डिपॉजिट ऑन एस्टिमेटेड लाइबिलिटी 90 डेज का मिलता है, जो फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज हो सकता है। और एनुअल रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल बाय सीटीपी और एनआरटीपी स्टार। एंड ओके, सीटीपी और एनआरटीपी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 28, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके रजिस्ट्रेशन जो आप करते हो उसमें एक होती है कोर फील्ड और एक नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह होता है। तो नॉन कोर फील्ड का अगर चेंज करना है तो इमीडिएट हो जाता है, ओटीपी आता है, ओटीपी डाल दो, चेंज हो गया। लेकिन कोर फील्ड जैसे लीगल नेम ऑफ बिजनेस, आपका एड्रेस, या एडिशन डिलीशन रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, कर्ता, पार्टनर और कोई अदर कोर फील्ड होगी और उसमें चेंज होगा तो वो इमीडिएट नहीं होता है। वो आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करते हो ऑन पोर्टल और फिर ऑफिसर आपका वो यहाँ पे चेक करता है बैक एंड पे और फिर वो अमेंड करता है, वो इमीडिएट नहीं होगा। तो चलिए, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल लेवल पे। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन 29 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करना। ओके, स्टार करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 29, ये अच्छे से पढ़ के जाना। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ध्यान से देखिएगा। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इसमें दो है, एक सू मोटो कैंसलेशन और एक कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन ओनली। एक आप खुद कैंसिल कर रहे हो और एक है ऑफिसर खुद होके कैंसिल करेगा। आप सू मोटो कब कैंसलेशन कर सकते हो? खुद की इच्छा पे। तो बिजनेस डिसकंटिन्यूड हुआ या ट्रांसफर इंक्लूडिंग डेथ। ओके, तो देखो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो रजिस्ट्रेशन रख के करोगे क्या भाई साहब? ओके, सुन मेरे भाया, ओके रजिस्ट्रेशन रख के करेगा क्या? बेटर वे कैंसिल कर, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन है तब तक GSTR 1, 3B और अदर कंप्लायंसेस क्यों ना नीलो पर देने पड़ते हैं। या डेथ हो गया तो कैंसिल कर सकते हो, डीमर्ज, अमलगमेशन, अदरवाइज डिस्पोजल, तो ये सिचुएशन में कैंसिल कर सकते हो। दूसरा, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, पहले LLP थी, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी हो गई, तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया लेना पड़ेगा। या द TP इज नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर अंडर 22, 24, या आप थ्रेशोल्ड से नीचे चले गए या आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। ओके, इंटेंट टू ऑप्ट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी, अगर आपने वॉलंटरी लिया होगा और आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप कर सकते हो। तो ये सिचुएशन है जहां आप सू मोटो कैंसिलेशन कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां ऑफिसर कैंसिल करेगा, ध्यान सुनना, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां ऑफिसर कैंसिल करेगा ना, ये अच्छे से पढ़ के जाना। फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर प्रॉपर ऑफिसर कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग द रिट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही डीम फिट। तो रूल 21 के साथ ये सेक्शन पढ़ो तो कौन कौन सा। पहले तो मैंने टाइटल बनाया कि भाई ऐसे कौन सी चीज है जहां ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, ये बहुत ही सीवियर एक्शन आपके अगेंस्ट में लेगा। आपने डमी प्लेस ऑफ बिजनेस या इनवॉइस बनाए, डमी प्लेस ऑफ बिजनेस बताई या इनवॉइस बनाए कि आपने कुछ प्रोविजंस का वायलेशन किया। नेक्स्ट, आपने GSTR 1 या 1A में मिसमैच कर दिया, मतलब 1 और 3B में मिसमैच किया, या आपने रिटर्न फाइल नहीं किए अलग अलग सिचुएशन में, या आपने रजिस्ट्रेशन लेके बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी। तो ये कुछ केसेस है जहां आपके ब्रॉड सेंस में हम देखें जहां ऑफिसर खुद है कैंसिल कर देगा। पहला, डमी प्लेस ऑफ बिजनेस और इनवॉइस, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। भाई जो तुमने रजिस्ट्रेशन करवाई वहां से बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, या तुमने फेक इनवॉइस, मतलब आपने इश्यू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई, तो ऐसे केस में फेक इनवॉइस दिए तो इमीडिएट एक्शन होगी। इसमें हमने, अगर आपको पेनल्टी वाला एक्शन सेक्शन 122 याद होगा तो उसमें भी देखा था, और ये तो जेल भी, यानी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करवा देगा, पेनल्टी भी लगा देगा 122 की, सीवियर एक्शन में आपको इंप्रिजनमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो ये बड़ा डेंजरस है। उसके बाद में वायलेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविजन, ही वायलेट द प्रोविजन ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर,
वायलेट द प्रोविजन फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल, जो 30 दिन के अंदर, या GSTR1 विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है, आपने दी नहीं, ऑफिसर कहेगा कैंसिल। उसके बाद में ही अवेल द ITC इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16। 16 क्या था? सेक्शन 16 ये था कि भाई आप बिजनेस के लिए यूज करने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, और 16(2) की बहुत सारी कंडीशंस थी, इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए, और ब्ला 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 हमने देखा था। और तुमने जो है यहाँ पे ध्यान सुनना कि IT सेक्शन 16 की प्रोविजन वायलेट कर दी। या फिर 86B में एक कंडीशन थी कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर होगा तो यहाँ पे आप आउटपुट टैक्स का 99% से ज्यादा ITC यूज नहीं कर सकते, और वो प्रोविजन आपने फॉलो नहीं किया। या GSTR 1(1)(a) और 3B का मिसमैच हुआ, रिटर्न मतलब GSTR 3B ये मिसमैच हुआ। उसके बाद में आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, आप नॉर्मल स्कीम यानी मंथली स्कीम में होगे, तो आपने मंथली रिटर्न में होगे तो आपने 6 महीने की रिटर्न कंटिन्यूअसली नहीं दिए। आप अगर QRMP स्कीम में होगे तो 2 क्वार्टर के रिटर्न आपने नहीं दिए। अगर आप कंपोजिशन लेवी में होगे तो आपने फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उसका रिटर्न नहीं दिया, यानी बियॉन्ड 3 मंथ्स रिटर्न दिए। ओके, तो वो सिचुएशन में जो भी आपकी ड्यू डेट होगी, कंपोजिशन स्कीम में जो भी आपकी ड्यू डेट होगी, उसके मतलब फाइनेंशियल होने के बाद आपको कंपोजिशन स्कीम की ड्यू डेट में आपको रिटर्न देना पड़ेगा, और ड्यू डेट के 3 महीने में आपने रिटर्न नहीं दिए तो कैंसिल कर देगा। और ये अमेंडमेंट है, स्टार करना। और अमेंडमेंट क्या है? फेल टू फाइल रिटर्न ड्यू बिटवीन ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन एंड रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। मतलब क्या? अगर आपकी ऑर्डर कैंसिल कर दी गई, सुनना, आप सॉरी ऑर्डर नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, और जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सुनना मेरी बात, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, वहां से 30 days में आपने कैंसिलेशन पीरियड के रिटर्न नहीं दिए। आई रिपीट, हमने सिमिलर अमेंडमेंट ITC में भी देखा था। फिर से देखो, जब आपका, अब देखो स्टेप नंबर 1, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद वो रिवोक हो गया, गवर्नमेंट ने आपको वापस कर दिया। ओके, रिवोक हो गया। तो अगर रिवोक हो जाता है, सॉरी एक मिनट, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन के बाद रिवोकेशन हो गया, आपको वापस दे दिया रजिस्ट्रेशन, तो यहां से 30 days में आपने जितने पीरियड के लिए कैंसिल था उस पीरियड का रिटर्न दे देना चाहिए, और वो नहीं दिया तो वापस कैंसिल हो जाएगा। और इफ कैंसिलेशन वाज रिट्रोस्पेक्टिव, फेल टू फाइल ऑल रिटर्न्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन टू द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर विद इन 30 days। या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा कैंसिलेशन, तो पूरे पीरियड का आपको यहां पे रिटर्न देना पड़ेगा जैसे रिवोकेशन हो जाता है वहां से 30 days में। ठीक है, नाउ आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और आपने बिजनेस 6 महीने के अंदर स्टार्ट नहीं किया और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी तो आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसमें ये अमेंडमेंट है, ये अच्छे से पढ़ के चले जाना। फिर ओके, प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर सस्पेंशन भी दे सकता है। उसके बाद में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया, while pendency of cancellation is proceeding, registered person applied for cancellation of registration, तो आपका हो सकता है कैंसिल न होते हुए सस्पेंशन होगा, और इफेक्टिव डेट है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉर्ट विच एवर इज लेटर। अब देखो, समझ लो कि आपने अप्लाई कर दिया या ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन, ऑफिसर को कैंसिल करना है। मोस्टली सस्पेंशन तब होता है जब आपने अप्लाई किया, आपने जब अप्लाई कर दिया तो ऑफिसर इमीडिएट कैंसिल नहीं करता है। ऑफिसर सारी देखता है कि स्टॉक कितना है, ITC कितना है, तुमने रिवर्स किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें देखता है। तो वो केस में तुमने अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन तो सस्पेंशन कब से इफेक्टिव होगा? पहले वो सस्पेंड करता है, ओके, और बाद में सारी प्रोसेस चेक होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद कैंसिल करता है। तो ऐसे सिचुएशन में तुमने जब अप्लाई किया या फिर वो डेट बता रहा है कि इस दिन से कैंसिलेशन, डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉर्ट विच एवर इज लेटर, यानी आपने एप्लीकेशन 10 तारीख को दिया और आपने कहा कि मुझे कैंसिलेशन नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से चाहिए, तो आपका सस्पेंशन लेटर मतलब नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से जो है आपका सस्पेंशन कंटिन्यू होगा। और कैंसिलेशन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट, डेट ऑफ डिटर्मिनेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, ऑफिसर जिस दिन यहाँ पे फिक्स करेगा कि कैंसिलेशन करना है, ओके, तो पर पहले सस्पेंड करेंगे बाद में कैंसिलेशन करेंगे, तो वो सस्पेंशन जिस दिन उसने फिक्स किया वो डेट ली जाएगी। अब देखो यहाँ पे सस्पेंशन शैल बी, सॉरी, while registration suspended
shall not make any taxable supply, and I shall not issue tax invoice, shall not charge the tax on the supplies paid not him. एक मिनट, shall not charge the tax on the supplies made by him चाहिए, यहाँ करेक्शन कर लो, supplies made by him, made by him. अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो, मेरे क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था, कैंसिल नहीं हुआ था, सस्पेंड हो गया था, तो वो मेरे पास आया, ओके टीचर ही था बंदा, आपको बता दो कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कोई रीज़न की वजह से सस्पेंड हो गया है और कैंसिल नहीं हुआ है, दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन नाम पे, तो फिर मैं सप्लाई कर सकता हूँ क्या? वो सप्लाई कर सकता है, लेकिन जो भी वो सप्लाई करेगा उसका वो टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता और जीएसटी भी चार्ज नहीं कर सकता, पर सप्लाई कर सकता है ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। हाँ, उसका टैक्स कैंसलेशन होने के पहले उसको देना पड़ेगा, पर सप्लाई हो सकता है। ओके, और उस पीरियड का, जो पीरियड में सस्पेंडेड है, उस पीरियड का वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकता। दूसरी बात, सस्पेंशन शैल नॉट बी रिवोक विथ इफेक्ट फ्रॉम द सस्पेंशन डेट। सस्पेंशन शैल नॉट बी रिवोक विथ इफेक्ट फ्रॉम द सस्पेंशन डेट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोविजन ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड फर्स्ट रिटर्न इज अप्लीकेबल। अब देखो सस्पेंशन है, अब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया, फिर आप गए, मेरे फ्रेंड के लिए मैं गया था जीएसटी डिपार्टमेंट में, मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर वापस कर दो, सस्पेंशन अपना वापस ले लो। कैंसिल नहीं किया था, सस्पेंशन किया था। और सस्पेंशन शैल बी रिवोक विथ इफेक्ट फ्रॉम द सस्पेंशन डेट। मैं डिपार्टमेंट में गया और मैंने कहा कि भाई सर सस्पेंशन वापस ले लो। उसने कहा ठीक है, मैं ले लेता हूँ सस्पेंशन वापस। और जिस दिन से सस्पेंशन हुआ तब से रिवोक हो गया और मैं वापस, मेरा रजिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ। तो अब लॉ क्या कहता है, जिस दिन से सस्पेंशन हुआ टिल द रिवोकेशन, आपको जितने भी आपने सप्लाई किए उसके रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, यानी उसके सारे इनवॉइस, ओके, रिवाइज इनवॉइस सेक्शन 40 के हिसाब से इशू करना पड़ेगा। और यहां पे सॉरी, सेक्शन रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और फर्स्ट रिटर्न, जैसे ही सस्पेंशन रिवोक हुआ उसके बाद में उसका फर्स्ट रिटर्न जब फाइल होगा, तो फर्स्ट रिटर्न वाला कंसेप्ट सेक्शन हमने 40 में देखा था, तो फर्स्ट रिटर्न में उसको जो है सारे रिवाइज इनवॉइस की डिटेल्स देके जीएसटी पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। एक बार फिर से थोड़ा अरेंज देख लो, कैंसलेशन नहीं हुआ, सस्पेंशन हुआ, और सस्पेंशन समझ लो 1 अप्रैल को हुआ। फिर मैं रिक्वेस्ट करने गया, मैं 20 मई को ऑफिसर ने कहा कि ठीक है तेरा सस्पेंशन विड्रॉ कर लेता हूं। तो 1 अप्रैल से वापस मैं एक्टिव हो गया। तो 1 अप्रैल से 20 मई तक के जो भी सप्लाई किए उसके रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। और उसके बाद में यहां पे जितने भी मैंने सप्लाई की हैं, क्योंकि मैं इनवॉइस तो दे ही नहीं सकता था सस्पेंशन में, तो 20 मई के बाद जो भी मेरा पहला रिटर्न आएगा तो ये सारे पीरियड के इनवॉइस उसमें डिक्लेयर करके जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जीएसटी R1 में भी अपडेट करना पड़ेगा, 3B में भी अपडेट करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे सस्पेंशन। प्रोसीजर ऑफ कैंसलेशन ये आपने पढ़ लेना। और लास्ट सेक्शन 30 लेते हैं, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो 2 टाइप के रिवोकेशन होते हैं, एक सस्पेंशन का रिवोकेशन जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, और एक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो आप वापस गए डिपार्टमेंट के साथ, सर आपने क्यों कैंसिल किया? क्योंकि मैं रिटर्न नहीं दिया। तो देता हूं ना सर रिटर्न, 6 महीने के पूरे रिटर्न देता हूं, 2 क्वार्टर के रिटर्न देता हूं, प्लीज रिवोक करो आप। तो आप 90 डेज में अप्लाई करोगे, ओके, 90 डेज में अप्लाई करोगे फॉर रिवोकेशन। जो एक्सटेंशन दे सकता है कमिश्नर फॉर फर्दर 180 डेज, और आपके एप्लीकेशन पर वो कैंसलेशन रिवोक भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर रिवोकेशन आपका एसजीएसटी में हो जाता है तो सारे एक्ट में वो रिवोकेशन माना जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू, जहां तक देखा जाए रजिस्ट्रेशन चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने इस चैप्टर के देखे। आई होप आपको ये रिवीजन पसंद आई होगी, और ये रिवीजन में हमने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रोसीजरल टॉपिक हमने कंप्लीट किया एंड दैट इज रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आई होगी तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर दीजिएगा और यहाँ पे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।